जेल में जाना एक क्वालिफिकेशन है, एक आपके लिए क्या कहूँ मैं। मेरे ख्याल से किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि एक जी। एक्नॉलेजमेंट है रेजिम से कि ओके आप कुछ हो। मैं खुश हो गया था वहाँ पे, मुझे निकनेम मिला था कि रजनीकांत ऑफ बुक्स, in sense that I used meaning I was deep reading very fast, no? So those हम्म। people say रजनीकांत ऐसे करके सिगरेट मारता है उस तरफ, तो मैं भी कोशिश कर देता हूँ। तो मुझे जेल में लोग ऐसे बोलते थे। सर, जेल में आपने किताबें पढ़ी और जब फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हुए तो किस किस तरह के लोग मिले आपको? खाना वगैरह ठीक था वहाँ कि ऐसे ही था? 11 days के बाद भी बोलता है कि आपको अभी डिपॉजिट कर देंगे। तो पहली बार मैं सुन रहा था कि आदमी भी डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट। तो तो अगर मुझे उस टाइम पे अगर अरेस्ट हो जाता, तो इस भीमा कोरेगांव का जो भी पब्लिक डोमेन में मामला है आज, आज समझते हैं कि लोग ये फेक केस है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, प्रोबेबली वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। वाइफ का भी फोन आया और उन्होंने बोला कि हमारा घर को तो तोड़ दिया उन्होंने, और ताला तोड़कर फिर वो ये कर रहे हैं, पूरा रेड हो गया गोवा घर, वाले घर, गोवा वाले घर। गोवा वाले घर। हमारे यहाँ पे होता है कि पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरी होता है, उनका जो क्राइम होता है वो सिर्फ एक रिप्रिमांड होता है या कोई कमेंट्स होती है। उनको 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 कोई पनिशमेंट नहीं होता है। तो ये हमारी पूरे ढांचे की अकाउंटेबिलिटी का एक रवैया रहा है। पुलिस एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट दो डॉक्यूमेंट्स टू द जर्नलिस्ट प्रेजेंट। मुझे बाद में चलकर जो मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट चाहिए था, तो एक एनडीटीवी का फ्रेंड है, उन्होंने मुझे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में पूरा का पूरा सप्लाई किया था। लेकिन उसी बैकग्राउंड में जब इनके फ्लायर्स ये बोलने लगे कि ये हमारा शौर्य दिन है, ये महारों का शौर्य दिन है, तो मुझे हम्म। कुछ बात खटकी। क्योंकि अगर एक हम्म। जाति अपनी अपनी जाहिर है। आइडेंटिटी को अगर इस्तेमाल करती है या मोनोपोलाइज करती है, तो बाकी हम्म। दूसरी जातियों को भी वही अधिकार है। तो हम्म। इस बैकग्राउंड में मैंने वो सिद्धार्थ वरदराजन के रिक्वेस्ट का जो लेख है, उस इसको एड्रेस करते हुए लिखा था कि हम्म। ऐसा नहीं करना चाहिए। When system becomes oppressive, let's make resistance fashionable. The Cell and the Soul, The Prison Memoir। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आनंद तेलतुम्बड़े साहब की, एक फेमस प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, लेखक, शिक्षाविद, चिंतक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। 2018 का यलगार परिषद भीमा कोरेगांव आपको याद ही होगा। तेलतुम्बड़े साहब को इम्प्लीकेट किया गया उस केस में, और तकरीबन 31 महीना 2020, 14 अप्रैल 2020 से लेकर 26 नवंबर 2022 तक जेल में रहे। उसके बाद उनको जमानत मिली। मैंने पहले ही कहा कि सिस्टम ऑपरेसिव हो जाए तो रेसिस्टेंस को फैशनेबल बनाना चाहिए। और जब मैं पढ़ रहा था जेल में रहने के दौरान, 4 इंपॉर्टेंट किताबें इन्होंने लिखी। एक पर हम बात कर चुके हैं, कास्ट कॉन्शियसनेस, और आज दूसरी किताब पर बात करने जा रहे हैं। उस किताब का नाम है द सेल एंड द सोल, द प्रिजन मेमोयर। जब मैं ये पढ़ रहा था, रिव्यू पढ़ रहा था, मुझे एंटोनियो ग्राम्सी द प्रिजन नोटबुक वो याद आया। और जेल में थे तो जेल से वो नोट्स लिख कर बाहर भेजते थे, जो 60s में पब्लिश हुआ। और उसका पब्लिकेशन जो है ना, मार्क्सिस्ट फिलोसफिकल ट्रेडिशन में एक लैंडमार्क साबित हुआ। जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, उन्होंने भी लिखा। और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारे नेताओं ने जेल में रहकर अपनी आत्मकथा या एक्सपीरियंस, तमाम इंपॉर्टेंट राइटिंग्स उन्होंने की। तो ये किताब में क्या है, ये जानना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है। तेलतुम्बड़े साहब आ चुके हैं हमारे साथ और चर्चा करेंगे। फ्लोर अब उनके पास है, और ये पूरा एक तरह का एक्सपीरियंस है दुनिया को समझने का भी। जब आइसोलेशन में रहते हैं तो दुनिया को भी समझने का भी, और अपने सेल्फ को भी समझने का भी। डरना मना है। FIR मेरे ऊपर भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सरेंडर करने से मना कर दिया, झुकना मना है। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम आपको और सब दर्शकों को भी। बात यह है कि मैंने जो 4 किताबों का जिक्र किया है जेल में, वो जी। 4 किताबों में से सिर्फ एक ही किताब ये बनी है।
अच्छा, ये वाली। इनको मैंने इस तरह नहीं लिखा था कि ये कोई किताब बने। मैं वहाँ पे जेल में जाके जब एस्टेब्लिश हो गया था तब मैंने शुरू किया था। एक नोट मैंने स्टेशनरी वगैरह मिलने के बाद मैंने नोट्स लिखना शुरू कर दिया था। तो उनमें से करीबन 100 से ज़्यादा नोट्स हुई थी, और उनमें से जब ब्लूम्सबरी से प्रपोजल आया कि वो पब्लिश करेंगे जेल मेमोयर और आई शुड मेक इट, so that time I just chose randomly some 28 notes out of about 108, ओ, and उसकी ही किताब है। और मैंने उसको कोई पॉलिश भी नहीं किया। ये दिस इज beyond those four books I have not touched. अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, those four books have not been touched yet because मुझे समय ही नहीं मिला। बाहर जान आने के बाद मैं लिखता रहा हूँ, और नई नई बातें होती रही है, और उन पे मैं नॉर्मली कंटेम्प्रेरी चीज़ों पे लिखता हूँ। तो जी इसलिए मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला कि उन नोटबुक्स को और देखा जाए और उसमें कुछ मैंने उस पे बैठा जाए। तो those four books remain apart. This Cell and the I Soul. thought, this book is a part of that, and No, no, caste conception. not जी। even this is not even the Cell and the Soul also is counted among those four books. Those four books have been अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, तो 4 किताब पे और बात करेंगे आगे। जी या जो मैंने जेल में लिखी है बात, तो ये किताब जरूर जेल के राइटिंग्स में से ही आई है। वो समझ सकते हैं कि जी जी। उन नोटबुक से ही एक किताब बनी। अब ये किताब बनने का एक तो मैंने कहा कि पब्लिशर से पहले प्रपोजल आया, और उस तरह से मैंने एक किताब को ये किया। उसमें मैंने कोई सैनिटाइज नहीं किया, और मैंने डेलिबरेटली कुछ उसको रिफाइन भी नहीं किया, क्योंकि जी अगर उसको उस पे वर्कआउट करते तो और जो थोड़ा ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। इस तरह मुझे लगा, और जैसे कि वैसे मैंने जो नोटबुक्स में है वैसे के वैसे वो नोटबुक्स मैंने एक करके कंपाइल करके भेज दिया, एंड दैट बिकेम अ मेमोयर। अभी मेमोयर का कंपोजिशन, हाउ डिड आई चूज 28 नोट्स आउट ऑफ 108 इज बिट डिफिकल्ट टू से, बिकॉज जनरली पॉलिटिकल मेमोयर जो लिखते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स मेमोयर लिखते हैं, तो उनमें सिर्फ अपनी आप बीती नहीं होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंशियल जिक्र किया, तो उस सिर्फ वही नहीं होता है, तो जो आपके माहौल में और लोग आते हैं वो भी आते हैं, जो दूसरे इनमेट्स होते हैं जेल में, उनके बारे में भी कुछ बातें हैं। बाद में रिफ्लेक्शंस है, जो बातें अपने इर्द गिर्द हो रही है उस पर रिफ्लेक्शंस है, और कुछ और भी बातें हैं इन इन दैट मोड्स। सो इस तरह से जो पॉलिटिकल मेमोयर का जो ढांचा होता है उसमें उसमें मैंने बिठाने की कोशिश किया, और दैट द वे द बुक इज मेड। जी। क्या सर एक्सपीरियंस बताइए। हम लोग को भी कई बार एक्टिविस्ट जो एकेडमिक एक्टिविस्ट होते हैं, उन पे तो खतरा मंडराता रहता है। खैर, तो मैंने कहा डरने की बात नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। वो दर्शकों को ज्यादा वो प्रेरित करेगा। जी, इंस्पायर करेगा। नहीं, जेल में जाना एक क्वालिफिकेशन है, एक आपके लिए क्या कहूँ मैं, मेरे ख्याल से किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि एक जी। एक्नॉलेजमेंट है रेजिम से कि ओके आप कुछ हो। ओके, हम्म। तो इस तरह से मैं देखता हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने पहले सोचा कि आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बी अरेस्टेड, बट ये सब हो गया। हम्म। तो ये बात जब चली थी, जब एल्गार परिषद बनी, आपने जिक्र किया, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद, मैंने जून तक कुछ हुआ नहीं था, और बाद में जी उन्होंने मामला शुरू हो गया पुणे पुलिस ने। तो कोई रेड्स डाले थे जून के पहले भी, उन्होंने कुछ किसी एक्टिविस्ट को जाके बुलाना, उनके पूछताछ करना, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। एंड जून में उन्होंने फिर 6 जून को 5 लोगों के घरों पे रेड मारी और 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। उसमें से एक अभी भी जेल में है, सुरेंद्र गडलिंग, वो एडवोकेट थे, जी।
जाने माने नागपुर के एडवोकेट थे, उन्होंने काफ़ी क्रिमिनल केसेस की, तो अभी भी वो जेल में है। और बाकी के 5 में से बाकी के लोग कई मैंने अप्रोक्सीमेटली दे आर आउट। तो इन रेड में उन्होंने डिजिटल डिवाइसेस उनके कॉन्फिस्केट किए पुलिस ने, और कुछ दिनों बाद वो फॉरेंसिक लैब से सो कॉल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, तब पुलिस ने एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें मेरा जिक्र आया। दैट वाज द अच्छा। फर्स्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब एल्गार परिषद बनी थी। आपको मालूम होगा कि एल्गार परिषद 1 जनवरी को हुई, और उस दिन मैं पूना आया था एक दोस्त की शादी में। जी प्रीवियस डे जी। हम आए थे, एंड देन मुझे सिद्धार्थ वरदराजन है जो दोबायर के हाँ हाँ, एडिटर है। जानता हूँ। जी हाँ, तो उनका फोन आया कि मैंने कुछ लिखना चाहिए इस पे, जो नेक्स्ट डे एल्गार परिषद होने वाली है। तो उसमें मैंने जी। चलते चलते गाड़ी में, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला, थोड़ा रात में आके, एंड देन व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम पुणे I finished that article and it appeared on next day. Okay. तो उसमें दुबई। रादर मैंने ये किया कि एक्चुअली मैं संयोजकों में से मैंने नाम दिया था। मेरे इन्वॉल्वमेंट का इतिहास इस तरह है कि जो जस्टिस पीबी सावंत थे और दूसरे जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के कोर्ट से पाटिल, इन लोगों ने उसका जी आयोजन किया था। और उन्होंने कुछ महीने पहले मुझे बताया कि उन्होंने टेलीफोन करके, मैं गोवा में था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने उनके जो ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग होने वाली थी उसमें आऊँ। लेकिन चूंकि मैं बहुत बिजी था तो मैंने रिग्रेट कर दिया। और तो बाद में कोर्से पाटिल ने बोला कि कम से कम आपके जो आयोजन कमेटी बना रहे हैं आप वहाँ पर रहिए। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ अपने प्रोग्राम में, तो लेकिन नाम लिख सकते हैं आप। तो इस तरह हो गई थी बात, और इसको फिर अब आगे चलकर जो पुलिस ने काफी कैपिटलाइज किया इस बातों को। जी। जी। तो आयोजकों में करीबन 100 से ज़्यादा लोगों के नाम है, उसमें से मेरा नाम भी कुछ 10 या 11वें स्थान पर है। तो उस तरह से मैं भी एक आयोजन समिति का सदस्य हूँ। खैर, मुझे बाद में जब ये बातें हुई, और काफ़ी मैंने दिसंबर में बातें हुई थी, और बाद में मुझे कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, और ये कॉन्फ्रेंस होने भी वाली थी या नहीं ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन सडनली बाय नवंबर और व्हाटएवर, और दिसंबर में भी suddenly I started getting to see on my WhatsApp some flyers about the प्रोग्राम। Helga Mission। और उसमें ये जिक्र हो गया था कि हो रहा था कि ये शौर्य दिन है, हाँ, और इसको भीमा शौर्य दिन कोरेगांव। चाहिए, मनाना चाहिए, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। सो मैं इससे तो वाकिफ हूँ कि इसका जो भीमा कोरेगांव का इतिहास है उससे तो काफी मैं वाकिफ हूँ। इसका इतिहास ये है कि जो हमारे शिवराम जानबा पाटिल, शिवराम जानबा कामले, पुणे में हम्म। पुणे के एक बाबा साहब के टाइम पे बड़े लीडर थे। तो उन्होंने जो रिक्रूटमेंट दलितों का स्टॉप किया था, आर्मी में। या तो उस रिक्रूटमेंट को रेज्यूम करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उन्होंने 3 बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की। मेरे महाड़ के बुक में इसका काफ़ी ज़िक्र है विस्तृत से। तो इन वो लोग, ये जो शौर्य जो वहाँ पे एक ओबेलिस्क बनाया था ब्रिटिशों ने, उसका जी। वो ये इतिहास के बिट को वो इस्तेमाल कर रहे थे कि हम महार जो है ये नॉन मार्शियल कास्ट नहीं है, ये मार्शियल हम्म। कास्ट है। ये ब्रेवरी उनकी ये टेस्टिमनी है कि जो ओबेलिस्क है तुम लोगों ने बनाया है। तो है महार महार जो लोग हैं वो शूर है, इसका एक हम्म। एक जीता जागता सबूत है। तो इस तरह शिवराम जानबा कामले है, उन्होंने उसको मैंने उजागर करने की कोशिश की थी। तब तक वहाँ कोई जाता नहीं था, कुछ होता नहीं था। तो उन्होंने फिर वहाँ पे जाके ऐसा सुनाई देता है, ऐसा कोई कहीं पे ज़्यादा जिक्र नहीं है। तो छोटी छोटी मीटिंग उस दिन 1 जनवरी को जाके वहाँ पे वो
जाते थे। बाबा साहब जब आए इंग्लैंड से सारे कुछ पढ़ाई वगैरह करके, तो बड़े आदमी बने थे और 27 में उन्होंने शिवराम जंगबा कामले ने बाबा साहब को भी इनवाइट किया कि इस बार आप आइए। तो बाबा जी साहब वहाँ पे उस उस इनविटेशन पर गए और उन्होंने वहाँ पे वो मीटिंग ये की। बाबा साहब उस और उस तरफ कभी गए इसका कोई जिक्र नहीं है। हुँ। और उसके जी बाद में बाबा साहब के देहांत के बाद में भी कहीं पे उसमें कांग्रीगेशन हुआ या दलितों ने उसको अहमियत दी, ऐसा कोई भी ज़िक्र नहीं है। दलित पैंथर जब बना था, उसके बाद में दलित दलित पैंथर के लोगों ने कुछ वहाँ पे जाना शुरू कर दिया था और थोड़े से हम्म। थोड़ी-सी संख्या में लोग जाते थे फर्स्ट जनवरी को वगैरह। उसके बाद में भी वहाँ पे पॉज़ हो गया, बड़ा-सा पॉज़ हो गया। दलित पैंथर ही काफ़ी टूट गया बिखर गया। टूट गया। बाद में चलकर फिर भारतीय बौद्ध महासभा, जो कि मीराताई अंबेडकर है, उनके नेतृत्व की भारतीय बौद्ध महासभा, उन्होंने फिर 90s में और इसको रिज्यूम किया और वहाँ पे जी जाने लगे और थोड़े-थोड़े संख्या में लोग फिर उनके साथ जो उनके फॉलोअर्स थे, वो जाते थे और इस तरह हो रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भीमा कोरेगांव वाज़ एन एस्टेब्लिश्ड काइंड ऑफ सिंबल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। मेरा हम्म, प्रोवोकेशन ये था कि मैंने जब वो फ्लायर पढ़ा, तो ऐसे लगा कि एक तो मैं बहुत खुश था कि उसमें काफ़ी मराठा ऑर्गेनाइज़ेशन भी जुड़ गई थी। हम्म। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि मराठा और दलित एक इकट्ठा आ रहे थे। तो वो एक बहुत आशादायक चीज़ हुई थी। लेकिन उसी बैकग्राउंड में जब इनके फ्लायर्स ये बोलने लगे कि ये हमारा शौर्य दिन है, ये महारों का शौर्य दिन है, तो मुझे हम्म, कुछ बात खटकी। क्योंकि अगर एक हम्म, जाति अपनी अहम अपनी जाहिर है। आइडेंटिटी को अगर इस्तेमाल करती है या मोनोपोलाइज़ करती है, तो बाकी हम्म। दूसरी जातियों को भी वही अधिकार है। तो हम्म, इस बैकग्राउंड में मैंने वो सिद्धार्थ वरदराजन के रिक्वेस्ट का जो लेख है, उस इसको एड्रेस करते हुए लिखा था कि हम्म, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हम लोग करना चाहते हैं, उसको ये रादर उसके अगेंस्ट में जाएगा या आइडेंटिटी प्रोजेक्शन माइट गो अगेंस्ट इट। आई डू नॉट हम्म, रिमेंबर हम्म, ऑफ हेडिंग एंड ऑल, बट हम्म। बहुत चर्चित लेख है और काफ़ी लोगों ने मुझे गालियाँ दी, मुझे जी पता था। हुँ। जी लेकिन किसी ने भी उसमें कोई भी पॉइंट अभी तक कोई रेफ्यूट नहीं कर पाया, ये भी रिफ्यूज नहीं एक किया। बात है। ओके, तो ये बात है। तो ये बात होने के बाद फिर मैंने वो जो पुलिस लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डिजिटल एविडेंस का जो डॉक्यूमेंट्स निकले, तो उसमें ऐसा लगा कि करीबन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए ही हो रहा था। क्योंकि अच्छा। किसी उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग नाम है इसमें, मुझे हमें हमें मिले हैं और बहुत सारे जाने माने नाम है वगैरह वगैरह करके। तो एक प्रेस रिपोर्टर जैसे कुछ प्रॉम्प्ट किया ऐसा पूछता है कि कौन नाम है, तो बोलते हैं जैसे कि आनंद तेलतुंबडे। हम्म। हम्म, अब तो वो और पूछता है जैसे कि प्रॉम्प्ट किया गया कि क्या है उनके अगेंस्ट में, तो फिर हाँ हाँ वो लेटर लाइए करके, वो फिर लेटर वो एंटायर लेटर he हम्म। actually reads out before the press. अच्छा। And not only that, the police actually distribute those documents to the journalists present. मुझे बाद में चलकर जो मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट चाहिए था, तो एक एनडीटीवी का फ्रेंड है, उन्होंने मुझे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में पूरा का पूरा सप्लाई किया था। So this is the thing. Those documents were not yet even submitted to court, and this was totally illegal. And for that, even हम्म। court actually reprimanded police that you can't be doing these things. बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता है कि पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरी होता है, उनका जो क्राइम होता है, वो सिर्फ एक रिप्रिमांड होता है या कोई कमेंट्स होती है। उनको 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 कोई पनिशमेंट नहीं होता है। तो ये हमारी पूरे ढांचे की अकाउंटेबिलिटी का एक रवैया रहा है। जी। तो ये चला। उसके बाद में जाकर फिर इस केस में ये हुआ कि अगस्त एक नहीं, आई थिंक ओके, अगस्त 2018 में
फिर उन्होंने हम्म 6 लोगों के घरों पे छापे मारे। तो ये पूरे इंडिया में थे, कहीं दिल्ली में थे, कोई हैदराबाद में था, कोई हम्म यहाँ पे था, और हमारा भी घर पे गोवा में कैंपस में था, हमारा घर था। तो उस पे रेड हुआ। फिर हमारे घरों पे भी छापे पड़े, और तब मैं ऐसे हुआ, एक सेरेंडिपिटी, या एक ये बोलिए कि मेरी वाइफ है, वो 2-3 दिन पहले मेरी डॉटर लंदन जाने वाली थी, अमेरिका जाने वाली थी, उन दिनों वो अमेरिका में रहते थे। तो उसको सी ऑफ करने के लिए वो आई थी, और बाद में मुझे भी कुछ काम था, तो मैं रहा और यहाँ पे बॉम्बे में कुछ मीटिंग्स थी, तो उसमें जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर आई ऑल्सो हैड लेफ्ट गोवा, और कुछ अच्छा 2 बजे की फ्लाइट वगैरह रात में थी, तो उससे मैं आया था, और कुछ 2-3 घंटे की नींद भी नहीं हुई होगी। तो मुझे फिर वाइफ ने जगाया कि देयर वाज़ अ फ़ोन फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ गोवा इंस्टीट्यूट, कुछ अर्जेंट है करके बताया। तो मैंने जब जब उठा तब मैंने उसको फ़ोन किया। उसने बताया कि देयर वाज़ अ पुलिस रेड, पुणे पुलिस हैज़ रेडेड अ कैंपस एंड दे आर हम्म लुकिंग फॉर। तो मुझे तो कुछ अजीब सा लगा। हम्म देखिए, लेकिन मैं कुछ इतना नहीं, मुझे मीटिंग्स वगैरह थी 10 ओ क्लॉक, सो दैट फेलो ही वाज माय फ्रेंड दैट टाइम, सो ही एश्योर्ड मी दैट नॉट टू वरी एंड कैरी ऑन विद दिस थिंग। ही सेड दैट वो बाहर में रहता था कैंपस के, तो बोला कि आई एम ऑन द वे, आई एम गोइंग एंड आई विल मैनेज द थिंग्स। तो ऐसी बात हुई, तो मुझे मीटिंग होने के बाद मैंने फ़ोन ऑफ रखा था मीटिंग में, और जैसे ही मैंने मीटिंग होने के बाद फ़ोन ऑन किया, तो देयर वाज़ अ स्पेट ऑफ कॉल्स, मिस्ड कॉल्स, एंड उसी दौरान मेरे वाइफ का भी फ़ोन आया, और उन्होंने बोला कि हमारा घर को तो तोड़ दिया उन्होंने, और ताला तोड़कर फिर वो ये कर रहे हैं, पूरा रेड हो गया गोवा घर, वाले घर गोवा वाले घर। गोवा वाले घर। हम्म ओके, तो दैट वाज़ बिट अलार्मिंग, हम्म बिकॉज़ अगर अगर मैं उस दिन उस टाइम वहाँ पे रहता, तो बाकी तो न्यूज़ आ गई थी कि सारे लोगों को ही अरेस्ट हो गया था रेड होने के बाद, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, हम्म वरावरा राव एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मुझे भी शायद अरेस्ट करते। ओके, तो अगर मुझे उस टाइम पे अगर अरेस्ट हो जाता, तो इस भीमा कोरेगांव का जो भी पब्लिक डोमेन में मामला है आज समझते हैं कि हम्म लोग ये फेक केस है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, probably would not have been possible, बिकॉज ये हम्म सब कुछ फेक काम। हाँ, ये एक उस वजह से हो गया। तो बाद में वकील, मेरे दोस्त वकील ने कहा कि आप में से कोई ना कोई गोवा में जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस कैन प्लांट एनीथिंग देयर। हाँ, तो आप हम्म घर से कर लीजिए और पुलिस को कंप्लेंट भी कर दीजिए। तो मेरा जाना मुमकिन नहीं था, तो आई आस्क्ड माय वाइफ टू टेक अ immediate flight, and she flew. So this way, and then they searched the house. Seemingly there was nothing, and then they actually filed a complaint also in local police station that पुलिस हमारे मौजूदगी के बिना हमारे घर को तलाश किया है, घर का ताला तोड़ा है, दैट काइंड ऑफ थिंग, ऐसे कंप्लेंट भी बिचोली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। जी तो तो ये शुरुआत है। अब तो मैं बॉम्बे में था, मेरी माय वाइफ वाज इन गोवा, एंड देन आई हैड फ्यू मोर मीटिंग्स over the next 2-3 days, so I stayed on for those, एंड मैं फिर गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पुलिस मेरी तलाश में थी, तो उनको पूरा बॉम्बे मालूम आ था जाते कि हाँ, बॉम्बे आ जाते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, राजगृह पे था, राजगृह में हमारा ट्रांजिट हाउस है, तो उसी में हम्म बहुत सभी को मालूम है, पुलिस को तो ज़रूर मालूम है। तो अगर वो मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर तो ये तो बहुत आसान था, तो यहाँ से अरेस्ट कर सकते थे, बट हुआ नहीं। मैं गोवा गया, शायद वो राजगृह को धरते होंगे उस टाइम, तो गोवा हम्म गया, वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगा कि ये शायद ये उनका ऐसे ही डराने की कोई कोशिश होगी,
know, or probably they may not might not touch me. Mm. तो आगे चलकर उन्होंने एफआईआर की, तो एफआईआर में सारा कुछ मामला था, मुझे अक्यूज बना दिया गया। तो ये एक्यूज Mm. बना दिया गया, तो मैं लॉयर फ्रेंड सेड दैट इट इज नॉट सिंपल थिंग, नाउ वी हैव टू एक्ट। एंड देन हमने क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में। मुझे लगा कि ये जैसे उन्होंने केस बनाया है, जो चार्जशीट में जो केस था कि कुछ लेटर्स है, सो कॉल्ड समबडी माओवादी राइट्स टू मी एट एंड समथिंग लाइक, पेरिस में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था ऑन देयर इनविटेशन, सो दैट वाज फाइनेंस्ड बाय माओवादी। ऐसा कुछ कहानी गढ़ के फिर उन्होंने केस बनाया। तो इट वाज सो लाफेबल that I just laughed it out while I watched the TV of that press conference of police. That time also I laughed it out, and after reading the FIR also, it was ridiculous, you know. तो हमको लग रहा था कि अगर एक केस कोर्ट में जाए तो कोर्ट में इट वुड नॉट स्टैंड Mm. इट, बट नहीं, क्वेश्चनिंग में बड़ी मैंने सीरियसली इट वाज बीइंग हर्ड एंड पुलिस वाज गिविंग द जज बेंच दिस थिंग्स इन सील्ड एनवलप। ओके, उन दिनों बहुत सील एनवलप चल रहा था, तो सील एनवलप देके फिर इट गॉट क्वेश्चड इन दिस हाई कोर्ट, देन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी Mm. वही मामला रिपीट हुआ और उसको रिजेक्ट हो गया। तब मुझे कुछ अलार्म सा लगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट अगर क्वेश्चन करता है, फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन मी 1 month टू ट्राई आउट द एंटिसिपेटरी बेल इन द appropriate court। Local बट court. तब मैंने एक लेटर लिखा, पब्लिकली लेटर लिखा, और सब कुछ एक्चुअली रिवील कर दिया था उसमें कि Mm. माय होप्स आर शैटर्ड और सम सच थिंग, आई नीड योर सपोर्ट। तो इस पब्लिक को Mm. लेटर लिखा, मैं पूरा केस का आर्किटेक्चर ही समझाया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तुम्हारे तुम में से किसी को भी हो सकता है। हम्म। देखा था तो मैंने वो। यस यस, सभी ने देखा होगा, बिकॉज एवरी पोर्टल कैरीड इट प्रोमिनेंटली। So all Mm. these things happen, and I was conducting my things normally. You know, मेरा अपना जो big data analytics कोर्स मैंने शुरू किया था, गोवा में मैंने सेंटर बनाया था, that was in India's first big data center, and this was also a course which was so composed that probably nothing of that kind existed in the world। जी सो जी जी उसमें से काफ़ी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप जानते हैं, तो उसमें काफ़ी जी मैं जी। उलझा था। आई वाज़ कैरिंग ऑन माय नॉर्मली, जो सोशल एक्टिविज़्म है वो भी मेरा चल रहा था, लेक्चर बाजी वगैरह सब कुछ चल रही थी। तो मैं कभी 1 जनवरी, आई थिंक इट वाज 14 जनवरी, नो 14 जनवरी, my Supreme Court this thing was quashed. The question was rejected. That time I wrote that later. And on 31st January, I suppose, I was invited at Cochin to be chief guest of some function. Hmm. So I did that, and first के इवनिंग को फिर मैंने वापस फ्लाइट ली, तो मेरे पास माय वाइफ वाज स्टिल कंटिन्यूइंग इन बॉम्बे। सो आई हैड 2 टिकट्स। एक तो मुझे लगा कि मैं गोवा जाऊँ, तो गोवा का भी टिकट था मेरे पास, और बॉम्बे का भी टिकट था, और एक के बाद ही एक टिकट था। तो पुलिस वेर एक्चुअली मॉनिटरिंग इट व्हेन आई वाज इन सिक्योरिटी होल्ड ऑफ कोचीन। सम पुलिसमैन, there were not many people, and some policeman was sitting there। तो मुझे कुछ कुछ बात अभी शक हो रहा था कि क्या कुछ तो भी हो रहा है। बिकॉज उसी दिन मुझे न्यूज आई कि 5 बजे कि माई application for anticipatory bail was rejected by the Pune court। So then I landed up by Bombay flight. I took Bombay flight instead of Goa, and I landed up in Bombay. So around 2 o'clock in night or something like. And there were police fellows. I noted them at the arrival gate, but I went past. They did not do anything. I went past and was normally sort of calling the car.
सो तब वो मेरे पीछे से आए और बोलते हैं कि चलिए, वही 2 लोग चलिए करके, और मुझे एयरपोर्ट के वो पुलिस स्टेशन में लेके गए। और बाद में वो ड्रामा चला, फिर वो पूना पुलिस आई एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, वो रात में पूना लेके गए, और 13 आवर्स तक मुझे जेल में फिर वो पुलिस लॉकअप में रखा गया। उसमें काफ़ी कुछ हलचल हो गई थी, लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया सवेरे-सवेरे, बिकॉज़ न्यूज़ हम्म, नहीं थी, पोस्टरिंग हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन जब भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तो कोर्ट ने फिर उसको डिक्लेयर कर दिया कि इट वाज अ इलीगल अरेस्ट, एंड नॉट ओनली Correct. इलीगल अरेस्ट, बट इट वाज इन कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह करके फिर एक कर दिया। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस है जो पुलिस लॉकअप के, उससे उसने काफ़ी मुझे सॉर्ट ऑफ, आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड कि एक अगर Can you अरेस्ट tell हो us? जाता, Yeah. या या एनीथिंग। Can you tell us the experience of 13 hours? Oh, those experiences I cannot describe enough, because there were no Okay. light, there was no cell, and all those kinds of things. That such a unhygienic kind of situation that people put in. It was so cold, and the humiliation you undergo, all those kinds of Yes. things together. तो उसमें मैंने किताब में भी उसका काफ़ी विस्तृत जिक्र था, लिखा था मैंने जेल में, तो फिर उसमें भी उद्धृत किया। खैर, मुझे ये बात थी, मैंने कुछ खाना-वाना खाया नहीं था, वो आया था खाना, बाकी लोग खा रहे थे, और वो एक मेरे साथ एक लड़का फिर रखा था, वो वाज़ अ सॉर्ट ऑफ गैंगस्टर टाइप का काइंड ऑफ फेलो। सो ही सेड दैट ये अच्छा खाना है, खा लीजिए, जेल में तो ऐसा नहीं होता है। तो मुझे मन में वो बात रह गई कि अगर जेल में जाना है, तो इस तरह का खाना मैं कैसे रहूँ? तो ये सारी बातें। तो फिर आगे चलकर वो फिर मेरी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन चलती रही, पूरा साइकिल हुआ। पुनार के बाद हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, और उसमें मुझे काफ़ी टाइम मिल गया, करीबन 20 महीने। और बाद में वो लॉकअप हुआ। तो लॉकअप के जो अंदाज था, कोविड-19 चल रहा था, तो हम लोगों के भी एवरीथिंग देयर वाज अलार्म्स एक्चुअली, एंड वी आल्सो कैंसल्ड आवर कन्वोकेशन, एवरीथिंग। एंड देन वी थॉट दैट उसके बाद में शायद फ्लाइट वगैरह बंद हो जाए, तो बॉम्बे में कुछ हम लोग आके वापस आ जाएंगे करके। सो ऑन 24th और आई थिंक लॉकअप वाज डिक्लेयर्ड ऑन 24th, no? So on the 24th. same day, so Mm. on the same day, actually we took a flight. Okay, so in flight only we came to know that Modi declared lockout. Mm. एंड उस बॉम्बे एयरपोर्ट आने के बाद तो फिर वो लॉकआउट का पूरा माहौल था। तो वहाँ पे आके फिर स्टक हो गए, कुछ ये नहीं था। तो बाय द टाइम एक्चुअली माय एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आल्सो वाज रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड so but my lawyers were hopeful that because of the lockdown probably they might defer it. Mm. Actual surrender date might be deferred. तो उन्होंने फिर एप्लीकेशन किया और बोला कि लॉकडाउन है और कोविड है एंड ऑल दैट काइंड, सो इट शुड बी डाइवर्ट। तो बट कोर्ट माना नहीं। जो जस्टिस अरुण मिश्रा वगैरह थे एट द अदर एंड, वो माने नहीं, और उन्होंने बोला कि 7 दिन में उन्होंने सरेंडर करना चाहिए। तो 7 दिन वॉज फॉलोइंग ऑन 14th अप्रैल, एंड दैट वे देन 14th अप्रैल 2020 आई सरेंडर टू द NIA Bombay. Gautam Laulakha, who was tagged with me, had surrendered in Delhi. So इस तरह का सरेंडर हुआ। फिर 11 डेज हम लोग NIA में रहे। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, कुछ नहीं, पूरी नाटकबाजी, आओ जाओ, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग वाज हैपनिंग। ओनली थिंग जो खाना वाना ठीक दिया कि नहीं एनआई में? एनआई में खाना वगैरह ठीक दिया कि नहीं? हाँ, NIA खाना वाना बराबर बाहर से आता था खाना, तो दैट खाना वाना सब कुछ अपकीप वाज वेरी गुड। ओनली थिंग हमको नीचे सोना पड़ता था। तो हम्म, जिसकी कि मुझे आदत नहीं है, एंड ऑल हम्म, दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट द ह्यूमिलिएशन
was Hmm. anyway comes in package, and there was nothing that they were doing about it. Only thing, सो इस तरह चला। फिर बाद में वो 11 डेज के बाद भी बोलता है कि आपको अभी डिपॉजिट कर देंगे। तो पहली बार मैं सुन रहा था कि आदमी भी डिपॉजिट होता है। Deposit. तो तो इस तरह फिर हमको डिपॉजिट कर दिया तलोजा जेल में। तो Hmm. तलोजा जेल में पहुंच गए। फिर वो तलोजा जेल में दूसरे एक दुनिया देखने को मिली। तो Hmm. पहले तो मुझे बड़े से सेल में कोई भी नहीं था। वहाँ पे डोसा ढूक दिया। वहाँ पे फिर लोग आने लगे तो जान फिर जान गए थोड़ा-सा। लेकिन पहले 3 दिन तो मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं। वो जो कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह लेके गए थे, वो भी चोरी हो गया। तो तो जेल में ही। हाँ, वो तो होता है ना, खाने की चीज़ें कहाँ रहेगी। खैर ये बातें हुई। फिर बाद में हमको कुछ डेंजरस कैदियों में रखा गया। हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे एक सेल मिल गई थी। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सो आई हैड अ सेल, देन self contained cell with bathroom and everything, was given a cot also and all those kinds of things. So this was there. अब एस्टेब्लिश होने के बाद मुझे ये भी पता नहीं था कि ये किताबें मैंने अलाउड होती है नहीं है। तो एनआईए ने तो अलाउड ही नहीं की थी। एक किताब मैं लेके गया था, लेकिन दे डिड नॉट अलाउ दैट। नॉट इवन अ पेज दे वर गिविंग, और पेन आल्सो दे वर गिविंग टू मेक माय नोट्स। सो ये हाल थी। तो मुझे क्लियर आइडिया नहीं था कि जेल में वो अलाउ करेंगे या उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़े। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर 3-4 दिन के बाद वो जेल में कैंटीन हुआ करती है। वहाँ पे हम्म। स्टेशनरी के नोटबुक्स मैंने मंगाए, पेन मंगाई, और फिर मैं धीरे-धीरे पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। दैट वाज़ एनीवे सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, बिकॉज़ विदाउट दैट हाउ डू यू Yes, पास yes, टाइम? definitely. So this way those writings actually happened. So मैं लिखता गया। तो काफ़ी वो 4 बुक के जो आपने ज़िक्र किया। किताबें बाहर से अलाउड था कि नहीं? किताबें तो अलाउड रहती हैं। हाँ, किताबें न तब तक वो टेंट्रम करते थे। एक्चुअली कोई ऐसा नियम नहीं है। तो किताबें अलाउड है जेल में और मिलती है। लेकिन हमारे जो पहले वाले लोग हैं, मैं तो काफ़ी लेट गया ना, लेकिन जो जी। पहले लोग हैं उन्होंने स्ट्रगल करके सारा कुछ मामला काफ़ी कुछ सुलझाया था। तब भी अच्छा। तब भी थोड़ा-सा टेंट्रम तो फेंकते रहते हैं जेल वाले कि नहीं 2 ही हम्म। किताबें अलाउड है, 1 ही किताब अलाउड है, 5 किताबें अलाउड है। लेकिन ऐसे हुआ कि लास्ट में हमको पूरा का पूरा गट्ठा आता था और सारा कुछ अलाउड हो गया। मैंने भी वही प्लान किया था। हाँ? मैंने भी वही प्लान किया था कि पढ़ने का टाइम मिल जाएगा बहुत वहां पे। या नहीं, एक है कि आप ऐसा ह्यूमन बीइंग आल्सो इज अ मैक्रोनिज्म, नो? तो वो एक्चुअली अपना टू सस्टेन इटसेल्फ एंड टू एडजस्ट अडॉप्ट यस, टू द यस। एनवायरनमेंट तो हो जाता है, जिंदा है। लेकिन जाते वक्त मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, और उसके लिए हम्म। मेंटली प्रिपेयर्ड था। हम्म। या तो सर, जेल में आपने किताबें पढ़ी और जब फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हुए तो किस किस तरह के लोग मिले आपको? खाना वगैरह ठीक था वहाँ कि ऐसी था? कैंटीन तो था खाना ही, खैर तो जेल में कैंटीन खाना होता तो है। बहुत खाना तो बहुत गया गुजरा होता है। वो ऐसा होता है कि जेल में कैंटीन होता है ना, उनको अपने बजट के अनुसार सारा कुछ मिलता है। तो उसमें से जो काफ़ी मसाले या तेल-वेल होते हैं, मुझे बाद में समझाया गया कि वो लोग निकाल लेते हैं अलग से, और उनके लिए उसके लिए अलग से फिर वो जेल वालों के लिए खाना बनता है, और जो वीआईपी प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए खाना बनता है। हुँ। अच्छा। तो नेचुरली जो जनता है उसके लिए जो खाना बनता है वो उतना माइनस होके बनता है। तो उसमें से कुछ नहीं रहता है, सारा पानी-पानी होता है, कुछ तेल नहीं होता है, ऐसा-वैसा, फिर एट लीस्ट एब्सोल्यूटली टेस्टलेस काइंड ऑफ फूड। सो व्हिच वाज़ an ordeal for me really to get adjusted. बट किसी तरह कुछ दिन मैंने खाना खाया, और बाद में कोई लोग हैं वहाँ पे, बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। तो मेरे साथ हम्म। जो बाकी के लोग थे वो बड़े वीआईपी कैदी थे। वो काफ़ी वीआईपी माने, यू इफ यू हैव मनी टू ब्राइब,
then you can get a VIP status. वैसे भी गैंगस्टर्स, मर्डरर्स वगैरह होते हैं, सीरियल किलर्स वगैरह होते हैं, तो उनको वो VIP हम्म। दर्जा होता है, तो उनसे लोग डरते हैं, और including jail staff also. So they respect and behave with deference. आप लोगों को वीआईपी में नहीं रखा था, लिखने पढ़ने का वीआईपी नहीं देता है वो। नहीं, मैं तो उन्हीं उन्हीं में से था ना, एक मुझे एक सेल था, लेकिन हाँ आई हाँ, वाज वही तो। आई वाज ओनली ऑड मैन आउट, तो वो लोग उनको स्पेशल, हाँ, तो आई कोट अनकोट। हाँ, उनको स्पेशल सब्जी वगैरह आती थी, तो मुझे शेयर करते थे, तो फिर मेरा काम चलने लगा था कि जेल की एक सब्जी टेस्ट होती थी, एंड देन मैंने फिर वही लोग सिखाया है कि दही बनाते थे, तो दही भी देते थे, फिर ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, सो वी हैव स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ बाइंग मिल्क एंड मेकिंग दही, तो ऐसे कुछ भी है, भात दाल, दही भात या दाल भात और वो सब्जी, उससे काम चल जाता था। तो एक दूसरे कुछ को कुछ बहुत हेल्प, एक दूसरे को हेल्प करते हैं जेल में काफी लोग, वो एक बहुत अलग दुनिया है। अंदर कोई लाइब्रेरी, कुछ टेलीविजन वगैरह, कुछ पढ़ें, लाइब्रेरी, टेलीविजन वगैरह, कुछ न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स? एक एक टेलीविजन सेट हुआ करता था, बिकॉज जेल का ऐसा स्ट्रक्चर था कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में एक कॉमन बैरक था। तो कॉमन बैरक के एक कॉर्नर में बाहर में एक टीवी रहता था स्टैंड पे। न्यूज़पेपर तो कोविड के कारण बंद थे, और हम्म। एक जेल में बाद में बहुत महीनों के बाद मुझे पता चला कि जेल में लाइब्रेरी भी है। तो लाइब्रेरी वो हम्म। बेसिक, तो जहाँ पे किचन हुआ करता था उसके अपर फ्लोर में एक रूम था, और उसमें 3 अलमीरा थी। तो एक हम्म। अलमीरा थी कि इंग्लिश और उर्दू बुक्स से भरी थी, दूसरी अलमीरा थी मराठी बुक्स का, और तीसरी अलमीरा मराठी प्लस हिंदी, ऐसे कुछ 3 या 4 शायद अलमीरा थी। तो जो इंग्लिश की बुक्स थी, हमने फिर वो लाइब्रेरी पता चलने के बाद फिर उनमें स्पेशल परमिशन, एवरीथिंग यू नीड टू हैव अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, और अच्छा। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन लिखना होता है कि आप बेक कर रहे हैं हर हम्म। चीज़ को। तो उन्होंने वो परमिशन देने के बाद फिर कुछ मैंने, हम जाते रहे लाइब्रेरी में, और तो सारी एग्जॉस्ट कर दिए, 2-3 महीने भी टिकी नहीं वो लाइब्रेरी, पूरे पढ़ हम्म। लिए जितने भी पढ़ने लायक थी। तो ऐसा हो गया। लेकिन बाहर से मुझे बहुत सप्लाई आता था, वहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स थे जो बॉम्ब ब्लास्ट केसेस में वगैरह मुस्लिम लड़के थे, काफ़ी हम्म। स्टूडियस पढ़ते थे लड़के वो। तो हम्म। और मैं फेमस हो गया था वहाँ पे, मुझे निकनेम मिला था कि रजनीकांत ऑफ बुक्स, in sense that I used, meaning I was deep reading very fast, no? So those हम्म। people say रजनीकांत ऐसे करके सिगरेट मारता है, उस तरफ मैं भी कर देता हूँ। तो मुझे जेल में लोग ऐसे बोलते थे। तो बात, मेरा फायदा ये था कि किसी की भी जेल में कोई किताब आ जाती है, तो मेरे थ्रू हम्म। रूट होती थी, तो मैं हम्म। पढ़ के तुरंत 1-2 दिन में उसको वापस कर देता था। तो ये ये सर्कुलेशन था। चलिए सर, जेल में कोई नए दोस्त मिले जिनको आप याद रखना चाहेंगे? और हम चाहते हैं, अम्बेडकर रामा चाहता है कि जल्दी आप इस केस से रिहा हों। नहीं, जेल में काफ़ी दोस्त तो काफ़ी मिले, लेकिन हमारा जो ग्रुप था वही बड़ा बड़ा ग्रुप था। हम सारे ही लोग हाँ। तलोजा थे ना, तो पहले जो 3 लेडीज़ छोड़कर अ, या बाकी 13 लोग ऑल जो थे, लर्नेड एडवोकेट्स एंड स्कॉलर्स। हाँ, 13 लोग से जो हम लोग थे वो सारे मिलते थे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, तो कुछ बहाना करके बाकी भी लोग डॉक्टर को मिलने की बहाना करके फिर मुझे मिलते थे, और मैं ऊपर था। वो नीचे से लोग चिल्लाते थे कि आनंद सर, तो बस नीचे आके फिर मिल लेते थे किसी बहाने। हम्म। तो जुगाड़ जुगाड़ होता था, कोई ऐसा नियम नहीं है, एक्चुअली वी वर नॉट अलाउड टू गो डाउन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। So these were the norms, but defying those norms, we used to meet almost daily. एंड कुछ दिनों के ओके। बाद फिर महीने के लिए हम लोगों को पूरा वो हॉस्पिटल वैकेट करके फिर अंडा सेल में रखा गया। तो अंडा सेल में तो और ऑलरेडी हमारे 7-8 लोग थे, तो वहाँ पे और वी वेर क्लोजली नीट, सो उसमें काफ़ी और काइंड ऑफ एक्वेंटेंस हो जाता था।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि जल्दी आप रिहा हों। और दोस्तों, आनंद तेलतुंबड़े साहब हैं, लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुनेंगे। द सेल एंड द सोल, प्रिजन मेमोयर, ये अमेजन पर अवेलेबल है। मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, इस किताब को खरीदिए और पढ़िए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। थैंक यू।